देखो आज की क्लास में जो हम लोग कवर करने वाले हैं 1.2 यही ना जी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज आभाज्य संख्या, है ना। प्राइम फैक्टर तुम लोग पहले पढ़ चुका होगा, है ना जी। चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आभाज्य संख्या क्या होता है ना। चलिए आभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं हम आभाज्य संख्या के बारे में? आभाज्य संख्या इसी का नाम है रूट। क्या नाम है? इसको हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं ना जी। और इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब देखो बच्चों कि प्राइम नंबर की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है ना जी। किसी को याद है तो बोलो। क्या बताए थे? हम बताए थे कि वैसी संख्या बोलो जो एक तथा स्वयं से विभाजित, एक तथा स्वयं से क्या हो? विभाजित है ना जी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो आभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। और हम ये भी बताए थे कि आभाज्य संख्या कौन कौन है? बोलो। बताए थे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ऐसे करके 100 तक में कितने हैं? बोलो 97 तक। कहाँ तक है? 100 तक, है ना, है ना। अब देखो इसके बाद हम बताए थे कि सबसे छोटा जो आभाज्य संख्या है वो कौन है? चला सबसे छोटा आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सब सम आभाज्य संख्या भी किसको कहते हैं? 2 को ही कहते हैं। तो अगर कहेगा कि सबसे छोटा आभाज्य संख्या तो बोलना है 2। अगर सम आभाज्य संख्या तब भी बोलना है बोलो 2। ठीक है ना। सबसे बड़ा आभाज्य संख्या पूछेगा तो बता दोगे क्या होता है? नहीं, सबसे बड़ा आभाज्य अनंत होता है ना जी। अब देखो तुम जो 97 बोला उसका क्या मतलब? देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि एक अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या कहेगा तो बोलना है 2, है ना जी। अगर कहेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या तो बोलना बोलो 7। एक अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 7। अगर कहेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा? 11 होगा। और 2 अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या बोलो 97, है ना जी। और 3 अंक की सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताए थे 101। और 3 अंक की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 997। यहाँ तक हम पढ़ चुके है ना। अब देखो कि हमको ये इससे कोई मतलब नहीं, हमको समझना है कि आभाज्य फैक्टर क्या होता है। दूसरा तुम लोग को हम ये बताए थे कि 1 से 100 तक कितने आभाज्य संख्या होते हैं? बोलो बाबू 25। बताए थे कि 1 से 50 कितने होते हैं? 15। 50 से 100 कितने होते हैं? बोलो 10। और फिर बताए थे कि 1 से लेके 1000 कितने आभाज्य संख्या होते हैं? 1 से लेके 1000 के बीच एक मोबाइल नंबर दिए थे ना जी तुम लोग को आभाज्य संख्या के लिए। क्या दिए थे कि 25, 21, 16, 16 और बोलो तुम लोग याद नहीं है? याद किया है? चलो तो देखो हम क्या दिए थे कि 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से कहाँ? और 200 से और 300 से और 400 से और 500 से, देखो कॉपी में 600 से और 700 से 800 से और 900 से 1000, है ना। इसके बीच में टोटल बोले थे कि 168 आभाज्य संख्या। बोलो पहले क्या है? 25, 21, 16, 16, 17, हाँ 16, हाँ यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 168। बराबर है। यही मोबाइल नंबर है जी। 1 से 100 तक 25, 100 से 200
21, 200 से 300 और 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। इतना बताया था ना। चलो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हम अगर मान लीजिए कि सर हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा और उसका अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो क्या बोले थे, उसमें आभाज्य संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना जी। अगर आभाज्य संख्या यानी हम 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, अरे बोलो ऐसे नो, 4 से लगाएंगे। अब कहने बोल रहा कोई जी 4 आभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, 4 से नहीं लेगा। 5 से लगेगा जी, अरे 6 से नहीं लेगा। 7 से, 8 से, 9 से, 9 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 9 आभाज्य संख्या नहीं है, 11 से, है ना। तो चलो तुम लोग आभाज्य संख्या इसका मतलब समझ चुके हो, है ना जी। चलिए ये एक बेसिक बात है जो तुम लोग हम पहले ही पढ़ा चुके थे। हम अभी जब आभाज्य संख्या पढ़ा रहे थे बेसिक जो हम करते उसमें किए थे कि नहीं किए थे, सारे चीज कर लिए थे। चला अच्छा अब हम लोग इससे आगे चलते हैं कि जो तुम्हारा टॉपिक है ना जी वो हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक में देखो क्या कर रहा है कि 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आसानी से हम लोग कर लेंगे, नहीं जी। चलिए ये तुम्हारे सामने कुछ सवाल हुआ उसको तुम लोग अपना बनाना। हम यहाँ पे तुम सामने कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से और हम यहीं से इस बात को प्रैक्टिस करते हैं और वो तुम लोगों के लिए क्या रह जाएगा, बोलो HW, है ना जी। 900 से 1000 इतना बताया था ना। चलो अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हम अगर मान लीजिए कि सर हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा और उसका अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो क्या बोले थे, उसमें आभाज्य संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना जी। अगर आभाज्य संख्या यानी हम 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, अरे बोलो ऐसे नो, 4 से लगाएंगे। अब कहने बोल रहा कोई जी 4 आभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, 4 से नहीं लेगा। 5 से लगेगा जी, अरे 6 से नहीं लगेगा। 7 से, 8 से, 9 से, 9 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 9 आभाज्य संख्या नहीं है, 11 से, है ना। तो चलो तुम लोग आभाज्य संख्या इसका मतलब समझ चुके हो, है ना जी। चलिए ये एक बेसिक बात है जो तुम लोग हम पहले ही पढ़ा चुके थे। हम अभी जब आभाज्य संख्या पढ़ा रहे थे बेसिक जो हम करते उसमें किए थे कि नहीं किए थे, सारे चीज कर लिए थे। चला अच्छा अब हम लोग इससे आगे चलते हैं कि जो तुम्हारा टॉपिक है ना जी वो हम लोग पढ़ेंगे। वो टॉपिक में देखो क्या कर रहा है कि 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आसानी से हम लोग कर लेंगे, नहीं जी। चलिए ये तुम्हारे सामने कुछ सवाल हुआ उसको तुम लोग अपना बनाना। हम यहाँ पे तुम सामने कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से और हम यहीं से इस बात को प्रैक्टिस करते हैं और वो तुम लोगों के लिए क्या रह जाएगा, बोलो HW, है ना जी। चलिए ये तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, लिख लिया सब। चलिए हाँ लिखल है, बढ़िया बात है। तो चलिए याद तो है ना गधेरा से, याद हो रहना चाहिए ना जी। आभास से परिभाषा नहीं है, तुम लोग मुड़ी नहीं करता कि रोजी जाते वक्त रोड पर है। देखो अब जो है हम लोग यहाँ तोड़ेंगे आभास फैक्टर, है ना जी। चलो जैसे मान लेते हैं कि हम 24 का आभास फैक्टर तोड़ने जा रहे हैं तो बताओ कि 24 का जब हम लोग आभास फैक्टर तोड़ेंगे तो किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से भी लग सकता है, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। लेकिन क्या ये बताओ कि क्या इन सारे चीज से हम लगा सकते हैं, हम इनमें से किससे लगा सकते हैं, केवल 2 से, क्योंकि ये सारे तो आभाज्य संख्या है नहीं। तो आभाज्य संख्या से ही हमें लगाना होगा, है ना। दैट मीन्स बोलो केवल 2 से लगेगा। अरे बोलो आ रहा समझ में, बोलो। अब देखो 2 से लगेगा क्या होगा बाबू, 12, 2 से, 2 से और 3 से। तो देखो कि 24 का जो हम प्राइम फैक्टर तोड़े क्या तोड़े चला कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना, यही ना जी। एक लिखने की जरूरत है नहीं, नहीं लिखते हम, लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। अब देखो बाबू 2 गिनो क्या बेर है, 1 2 3 बार ना, 2 3 बार तो 2 के पावर 3 लिखो, 3 क्या बेर है जी, 1 बार। तो बस यही आभाज्य फैक्टर था, है ना। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इसमें 2 का घातांक क्या होगा, 3 का घातांक क्या होगा। घातांक समझता है ना कि जो 2 पर लिखल है ऊपर में यानी घात यानी पावर, है ना जी।
देखो कि 2 के पावर 3 ऊपर में जैसे हम लोग कहते हैं घात, या इसी को घातांक बोल देते हैं हम लोग, है ना जी, घातांक आंसर यहाँ होता है घातांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को पावर। और नीचे जो है चला इसको हम लोग बोलते हैं, बोलो आधार, नहीं पता है रे, इंग्लिश में बेस, है ना जी। तो अब पूछेगा कोई बता दो 2 का घातांक क्या, तो नहीं बता दो कितना है 2 का घातांक जी, 3 का बोलो, है ना जी। चलिए ये बात समझ में आ गया। तो हमें बस आभास संख्या तोड़ना था और ऐसे ही आभास संख्या तोड़ा जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 140 का जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, गुणनफल के रूप में ऐसे करके लिख दीजिए, है ना जी, लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ देखो कि यहाँ एक फॉर्मूला भी तुमने सामने बुक में ही दे दिया है, इस बात को लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, ये बात समझ में गया ना, है ना, मिटा लेते तुम। चलिए ज्यादा इसमें कोई बड़का लंबा चौड़ा कहानी नहीं था जो तुम लोग छापेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए एक फॉर्मूला तुम लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या देखना, एक फॉर्मूला होता है चला, और उस फॉर्मूला का नाम है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर क्या होता है बोलो, HCF और गुना LCM, है ना। इसी कहते हैं मोसो और गुना का लॉसो। अब यहाँ देखो कि हमारा जो है 4 फॉर्मूला निकले, कितना निकलेगा, लेकिन तुम लोग बस ये एक याद रखना, निकालने की फॉर्मूला जरूरत नहीं है ना जी, हम निकाल देते हैं ना। देखो अगर हमें पहली संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे, पहली संख्या, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, है ना जी। अगर हमसे पहली संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, पहली संख्या, तो पहली संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा हमको, नहीं बताया, कितना आसान तो है जी। देखो HCF LCM तो रहेगा इधर, HCF और गुना LCM तो रहेगा ही ना जी, और ये देखो ये गुना में है ना चला जी, तो ये नीचे भाग हो जाएगा, भागा में, तो बोलो HCF गुना LCM और बटे दूसरी संख्या, तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। ओके चलो अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या, तो क्या बोलेंगे कि HCF LCM तो रहेगा ही ना जी, और देखो कि ई भी गुना में, ई भी गुना में, तो दूसरी निकाल रही गुना में, इधर आके ये भागा में, तो हो जाएगा, बोलो चला, नहीं हो जाएगा। तो ये रहा आपका थर्ड फॉर्मूला, है ना जी। तो मेन फॉर्मूला ये है, अब मेन फॉर्मूला से हम लोग कितना फॉर्मूला और निकालेंगे, 4 को, है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट देखो, देखो इधर कट भी रहा है जी, एक बार रुको तुम लोग देखते हैं, नहीं ठीक ठीक है। अब देखो कि दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ देखो कि होगा, अब क्या निकालना होगा कि अगर हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है, तो होगा कि पहली संख्या और गुना, अब देखो HCF यहाँ गुना में था ना, इधर आके भागा में, यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, भागा में क्या हो जाएगा बोलो, LCM हो जाएगा ना, भाकुआरे HCF निकाल रहे हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, बोलो एकदम तुम लोग गलेंदर है। चलो अगला यहाँ क्या हो जाएगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कि सर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे बोलो, आपकी बार आ जाएगा ऐसे, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा जो देखो मेन फॉर्मूला ये है, और उसका 4 को बच्चा छोटा छोटा मिल गया तुम लोग को, नहीं मिला जी, है। चलो ये इसका बच्चा छोटा छोटा 4 को है, लेकिन हम लोग अगर एक फॉर्मूला याद रख ले, ये चारों को हमें जरूरत नहीं है ना, ये बच्चा में रटाया जाता है। अब तुम लोग बच्चा है जी, तब कौन सी बताओ, बताओ। अब देखो ये हो गया ना, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले, जैसे कि हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन कि मान लेते हैं कि दो संख्या 24 है और 48 है ना जी। हम कहते हैं कि ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये मान लेते हैं कि पहली है
और ये दूसरी, और हम कहते हैं कि यहाँ सर इसका HCF जो है ना वो 12 है, सॉरी 12 नहीं होगा, 19 होगा। HCF हम कहते हैं कि सर ये 24 है। कितना है HCF? HCF कितना होगा? 24। अब बताओ कि यहाँ से हमें इस फॉर्मूला बनाओ कि LCM पहले से दूसरी संख्या दे दिया है, HCF दे दिया, तो निकालना क्या होगा हमें? LCM। एक बार ट्राई करो तुम लोग, देखो इतना समझने के बाद बना क्या करना है। देखो एक क्वेश्चन है तो हम पहले बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखना होगा? लिखना होगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन दे दो, लिखो पहला संख्या बराबर कितना? 24 है ना। फिर लिखो दूसरी संख्या बराबर कितना? 48। लिखना है HCF यानी कि मॉस होना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 24। तो फिर लगाना यहाँ सूत्र से, क्या होगा जी? सूत्र से क्या होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे लिख दे, पहली संख्या दूसरी संख्या, अब बराबर LCM गुना HCF या HCF गुना LCM लिख लो, कोई मतलब है जी, दोनों ऐसे भी लिख सकता है ना जी। अब हमें निकालना क्या है? LCM। तो क्या करो कि LCM का ये सूत्र लगाना का कोई मतलब नहीं बनता कि ये सूत्र लगाएंगे तब शुरू, नहीं, जहाँ जहाँ जो चीज लिखा हुआ है वहाँ पहले वो मान बैठा दो, नहीं जी। तो बताओ पहला संख्या कितना है बोलो? 24 लिख दिया, पहला संख्या 24, गुना का चिन्ह, दूसरा कितना है बाबू? 48 बराबर। LCM निकालना है ना, LCM को या तो LCM रहने दो या XYZ कुछ भी मान सकते हो, है ना जी। चलो तो हम लोग LCM ही रहने देते हैं क्योंकि LCM ही निकालना है। और HCF कितना है जी? HCF कितना है? 24। अब बताओ कि जब LCM निकालेंगे तो LCM तो अपने जगह ये पड़ेगा, LCM को इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, तो 24 गुना 48 भी अपनी जगह ये पड़ेगा ना जी। मामला 24 का है ना। तो 24 देखो इसके LCM के साथ गुना में है ना बाबू, ये गुना में है ना, तो गुना में जाके भागा में होगा, भागा मतलब कहाँ से लग रहा है? नीचे से लगा दो, है ना। तो 24 का 24 बोलो कट गया। तो अगर पूछेगा कि LCM कितना है तो बोलो 48। कितना है LCM जी? बोलो आया समझ में? अब ऐसे करके तुम्हारे पास 4 ठो देगा डिजिट, कभी क्या करेगा कि LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, है ना जी। देखो यहाँ 4 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? 4। तो हमको कम से कम 3 मान देगा, इसको सॉल्व करना होगा, कितना मान देगा हमको? कम से कम 3 मान। अगर कहीं 2 मान दे दिया, अगर कहीं तो बनेगा? नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन वहाँ कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन ये दिया रहेगा कि दो संख्या का गुणनफल, कंडीशन में क्या लिखा रहेगा कि दो संख्या गुणनफल ये है वो है, कुछ भी दे देगा, है ना। और तब LCM या HCF में से कोई एक को देगा। तो जब गुणनफल हमको मान लो गुणनफल पहले ही दे दिया कि इन दोनों गुणनफल 20 है ना, LCM कुछ दे दिया, HCF आराम से निकाल लेंगे क्योंकि ये संख्या तो गुना में ही है ना जी, नहीं है? कुछ समझ में आया हमारी बात? चलिए ठीक है ना। तो ऐसे करके अगर मान लो कि अभी तुमको मान लो कि ये LCM HCF ना देखे, अगर हम तुमसे कह दे कि इन दोनों संख्या का LCM कितना है, LCM ही कह दे 48 है और HCF निकालो, तो नहीं निकाल लोगे? यही फॉर्मूला पे अगर LCM 18 दे 48 दे दे, HCF नहीं निकाल लोगे? तो क्या करना है कि इन सारी चीजों को रहने देना है, सॉरी इसको क्या मिटा दिया। देखो अब मान लो इसी सवाल को हम लोग इसी से देखो चारों चीज को हम लोग क्लियर करते हैं कि अगर हम कह दें कि पहला संख्या 24, दूसरा संख्या 48 और आपकी बार क्या LCM दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? LCM दिया हुआ 48 और HCF बराबर व्हाट? HCF हमसे पूछ रहा है, HCF क्या कर रहा है हमसे बोलो? पूछ रहा है। HCF हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से क्या होगा, सूत्र से क्या होगा जी कि पहली संख्या गुना बराबर LCM गुना, देखो बाबू होगा ना। अब देखो कि हमें क्या निकालना, हमें जो दिया पहले बैठा दो। पहली संख्या कितना दिया है बोलो बाबू? दूसरी संख्या, और अब की बार LCM दिया हुआ, LCM कितना दिया हुआ है? तो बैठाइए 48 को। HCF निकालते, HCF का HCF ही छोड़ देते हैं। हाँ अब यहाँ HCF का मान निकालेंगे तो देखो ये तो हमारा कुछ नहीं होगा, ये तो हमें पड़ेगा नहीं जी। सिर्फ ये देखो 48 गुना हमें 48 को इधर भागा में भेज दें, बोलो ये समझ में आ रहा है ना। देखो तो अगर हम लोग HCF निकालते, HCF अपने जगह पर रहते तो सिर्फ इधर से इसको इधर लिख रहे हैं और ये भी अपने जगह पे रहेगा, 24/48 भी अपने जगह पर रहेगा। 48 गुना में है तो भागा में आके नीचे में हो जाएगा,
नहीं हो जाएगा जी? अरे बोलो, इधर लिख दिया, इधर से कंफ्यूजन किसी को हो भी रहा, कंफ्यूजन में वो कंफ्यूजन में है जी? नहीं है? और तो कटेगा चला तो नीचे मारता है ऊपर मारता है, दोनों बराबर है ना जी? काट दी तो HCF कितना यहाँ से निकलता है? अगर मान लो कि ये अगर ये संख्या दे देता, अगर हमसे यही संख्या गायब कर देता तो हम लोग फिर यही फॉर्मूला लगाते। कभी ये देता, अगर यही गायब कर देता फिर हम लोग यही फॉर्मूला लगाते, नहीं लगाते जी? अरे बोलो, ये बात समझ में आया कि इस फॉर्मूला को आप लोग लिखिए, है ना, और ये जो एग्जाम्पल इसको बनाइए, इसके बाद जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे, है ना जी? चलो ठीक है, तुम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात की तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्या गुणनफल HCF गुना LCM है। यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ LCM HCF नहीं निकालना है ना जी? अब तुमको जांच भी करना होगा कि क्या इन दोनों संख्याओं को गुणनफल, जो संख्या दिया हुआ है उसका गुणनफल, और जो हम HCF और LCM निकाले हैं, है ना, HCF और LCM निकाले हैं, उन दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है कि नहीं, है ना? तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, है ना, और 26 और 91 क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो है LCM और HCF निकालिए, और निकालने के बाद कह रहा है कि इन दोनों का गुना कीजिए। पहले दोनों संख्या को आपस में गुना करिए और LCM और गुना HCF करिए, और हम बताइए कि दोनों जगह आपस में बराबर है कि नहीं, है ना, जांच करने के लिए कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका LCM निकाल लेते हैं। तो LCM निकालने का हमारे पास कितना विधि है? 2 विधि। एक तो हम लोग आभाज्य गुणनखंड से निकाल ले, और एक कैसे निकालने हैं बोलो? भाग विधि से। तो यहाँ हम लोग आभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे जी? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आभाज्य गुणनखंड पर आधारित है ना। यहाँ देखो कि क्लियर इस बात को नहीं कहा है कि आप सिर्फ भाग विधि से या आभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, है ना जी? इस बात को ये नहीं कहा। तो हम लोग यहाँ पे दोनों मेथड से इसको बना सकते हैं, है ना? दोनों मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है? नहीं सुनता होगा जी? चलो देखो, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि 29 का 26 का फैक्टर तोड़ देते हैं और 91 का फैक्टर तोड़ देते हैं। और यहाँ से एक चीज तुम लोग का और रिविजन होगा कि आभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तुम ऐसे पहले जान चुका है ना जी? फिर यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा देखो कि 26 का फैक्टर तोड़ो तो बाबू 2 से हो जाएगा 13, और 13 से हो जाएगा 1, है ना? ये हो गया 2 एक बार हो गया, और 13 एक बार हो गया, है ना जी? चलिए, और 91 को तोड़िए तो ये 7 से लगेगा ना जी? ये हो गया कितना? 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, है ना? अब यहाँ से गौर करना होता है हमें क्या, कि हमें निकालना है LCM। तो LCM में क्या बताए थे कि LCM बताए थे कि पहले जो दोनों में रहेगा उसका जोड़ा लगाएंगे, जो दोनों में रहेगा। लेकिन क्या बड़ा पावर घात किसका होना चाहिए? बड़ा वाला। तो देखो कि दोनों में क्या है? 13 है ना जी? अब पावर दोनों पे एक ही है ना, यानी बात बराबर है। किसी को लिख लेते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं 13 की पावर 1, हो गया ना? ये दोनों में था। अब LCM बताए थे कि दोनों में नहीं भी रहेगा तब भी लेंगे, लेकिन बराबर। देखो 2 दोनों में है, लेकिन फिर भी लेना होगा ना। तो बड़ा पावर क्या है? बड़ा पावर 2 तो अकेले है, 2 पावर 1 ही है। 7 दोनों में है, नहीं है तो लेंगे, लेना होगा। तो ये हो गया। अब फिर ये इसको लिख दो 13 2 और 7 गुना करो। 13 दूना 26 और 26 70, तो 2 का 2 9 दूना 18, 182 हो जाएगा जी। 7 6 42, 7 5 14 18 ना हो जाएगा 182। तो LCM कितना निकला? और इसी विधि से हम लोग HCF निकालेंगे ना जी। तो HCF में क्या बोले थे कि जो दोनों में रहेगा सिर्फ उसी को लेना है, जो दोनों में रहेगा सिर्फ उसी को लेना है, लेकिन छोटा पावर जो दोनों में रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अभी तुरंत बताए थे ना जी। इसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 12 15 और 21 है पहला नंबर क्वेश्चन, है ना?
क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 12, 15 और 21 का जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे अभी बताए थे ना। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 का फैक्टर तोड़ो 2 से, बोलो तो 2 कितना बार लिखा जाएगा जी? 3, ऐसे लिख दे। इसी प्रकार फिर 15 को तोड़ो 3 से, तो 3 एक बार और 5, इसी प्रकार से 21 को तोड़ो, तो 3 एक बार और 7। पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या होता है बोलो? एलसीएम बताए थे कि पहले जो सब में रहेगा उसको लेंगे, लेकिन बड़ा पावर। सब में कौन है? 3 है जी। 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बड़ा पावर क्या है इसमें? 3 की पावर 1 ही सबसे बड़ा है, तो 3 की पावर 1 ही लेंगे, गुना 2। अब देखो 2 सब में है नहीं है, लेंगे लेंगे फिर भी लेंगे, तो 2 अकेले है तो वही लेना ही पड़ेगा। फिर देखो 5 सब में है नहीं, अकेले है, फिर भी लेना होगा। 7 सब में है नहीं है, अकेले लेना पड़ेगा, है ना जी। अब एचसीएफ में क्या बोले थे? एचसीएफ में बोले थे कि जो सब में रहेगा वही होगा, लेकिन छोटा पावर। जो सब में रहेगा लेकिन सब में 3 है, छोटा पावर भी 3 की पावर 1 है। चलो ये हो गया एलसीएम। इसको करेंगे 3 होगा, इसको गुना करो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखो 2 3 गुना 6 गुना 12 पंचे 60 70 420। तो एलसीएम कितना? एचसीएफ तो एलसीएम हो गया 420। ठीक है ना। यही करा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। आया समझ में? लिखोगे? नहीं लिखना? हो गया। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ 306। अरे अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एचसीएफ जो है 306 और 657 का कितना दिया है? एचसीएफ 306 657 कितना दिया हुआ है? तो कह रहा दिया है, और एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना। यहाँ से एक फॉर्मूला याद करो, तुम लोग अभी जो बताए थे। क्या बताए थे? कि पहली संख्या गुना एलसीएम या एचसीएफ गुना, ये फॉर्मूला बताए थे। अब यहाँ से तुम लोग गौर करो, तो पहली संख्या अगर हम तुमसे पूछे तो कौन होगा? तो देखो ये पहली संख्या होगा, और ये, और यहाँ पर भी यही बात लिखा हुआ है। इसका मतलब सर कि पहला संख्या हमें कितना दिया हुआ है? 306, और दूसरा संख्या 657। और कह रहा है इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना जी? तो कह रहा एलसीएम बराबर व्हाट? एलसीएम बराबर व्हाट?
तो सूत्र है ना जी तुम्हारे सामने, लगा दो। क्या होगा कि पहली संख्या गुना बराबर एलसीएम और गुना, तो पहली संख्या कितना है, दूसरी संख्या एलसीएम कितना बाबू निकालना है सर जी, एलसीएम कितना है 9, तो निकालो। इसीलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, देखो ये तो अपने जगह पर रहेगा, इसको इधर लिख देते हैं, इधर लिख दे, और 9 गुना में इधर आके भागा में, है ना। अब इसको 9 से काट लेना, और काटने के बाद जो होगा इस डिब्बा में लिख लेना, वही तुम्हारा आंसर है। ओके चलिए, इसको समझ गया, इसको उतारो, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या जो है n के लिए संख्या 6n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब देखो बाबू, इसको समझने के लिए पहले तुम लोग को ये समझना होगा कि सर इकाई अंक पे 0 कब आता है। जैसे मान लो कि हम ये कोई संख्या लिख रहे हैं, है ना जी, ये कोई, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, और ये 10,000। कह रहा है कि इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, 0। अब तुम लोग से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 0 का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। 0 का फॉर्मेशन यानी हिंदी में कह लेते हैं निर्माण। तुम लोग बता सकते हो कि सर 0 का निर्माण कैसे होता है, कोई बताएगा, है नहीं बता। देखो एक बात समझना है कि 0 का जो निर्माण होता है वो होता है केवल 2 और 5 से, केवल 2 और 5 ही एक ऐसा संख्या है जिसको तुम आपस में गुना करोगे तो क्या देगा अंतिम में। अब देखो ये कोई महान आदमी ये मत पूछ लेना कि सर 4 5 को भी गुना करेंगे तो अंतिम में 0 आएगा, है ना जी, आ रहा है ना। तो देखो 4 5 का मतलब है कि चला 4 में भी क्या है 2 छुपकल है ना जी, इसलिए 0 आ रहा है। अब कोई ये मत पूछ लेना कि सर 6 और 5 को भी गुना करते तो 0 आता है, लेकिन 6 में भी क्या छुपकल है 2, है ना। तो एक बात यहाँ तुम लोग को समझ में आया कि अगर सर 0 होगा तो उसका फैक्टर जो होगा 2 और 5 होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ हो सकता है जी, 2 और 5 के अलावा कुछ होगा क्या उसमें 0 आएगा, बोलो। मेरे पास समझ में आ रही है, थोड़ा सा लॉजिकल है, उतना भी नहीं है जो तुम लोगों को समझ में ना है। हमारा सवाल में कहने का मतलब है कि 6 के पावर n है, अगर हम 6 के पावर n है इसको अगर हम किसी फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या बताइए कि 6 की पावर n के कोई भी संख्या हम लोग ले लेंगे, n यहाँ पे अगर हम लोग क्या लेंगे कि सर यहाँ n जो है प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या है ना। तो इसको अगर हम n की, इसी को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 2/3 के पेयर में टूटेगा ही, 2/3 के पेयर में टूटेगा ना। लेकिन हम क्या कहें कि जब भी अगर किसी संख्या के अंत में इकाई अंक पे 0 होगा, चला इकाई अंक पे 0 होगा तो उसके लिए जो पेयर बनेगा 2 और 5 का बनेगा, ना कि 2 और 3 का बनेगा। बोलो ऐसा कभी बनेगा है? लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि आप बताइए हमको कि 6 के पावर n पर जो है अगर इसका हम लोग कोई फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या n से जो है इसके इकाई अंक पे कोई शून्य आ सकता है या नहीं, बोलो आएगा जी, नहीं आएगा। तो लिखना होगा नहीं होगा, क्या लिखना होगा, नहीं आएगा। अब देना होगा डिटेल क्यों नहीं आएगा, तो लिखना होगा अतः इकाई अंक पे 0 के निर्माण होने के लिए 2 और 3 की जगह पर 2 और 5 का फैक्टर का होना चाहिए, होना जरूरी है, तभी जो है क्या होगा बोलो, इकाई अंक पे क्या होगा बोलो 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। बस इसमें इतना ही सही कर रहा था कि कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा, है ना, बस नहीं होगा। और ये वाले बात को सिर्फ वहाँ पे क्या करें बोलो चिपका देना, ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था, आया समझ में। इसको तुम लोग प्रयास कर लोगे कल प्रयास करके, या नहीं होगा तो पुनः हम बताएंगे। अगर यूट्यूब पर भी किसी से नहीं होगा तो फिर इस सब के लिए भी हम एक वीडियो हम लोग पुनः बना के इस पर डाल देंगे, है ना जी। चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे।